हेलो बच्चा गैंग, क्या हाल है। आई होप सब बढ़िया होंगे और अच्छा पढ़ रहे होंगे घर पे। हाँ, तो आज क्या है, आज सीएमए कैरियर मेकर एकेडमी से मैं शोभित पांडे प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूँ। क्लास 12 मैथमेटिक्स प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर। तो क्या है, क्या अपन 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं प्रोबेबिलिटी के? तो अपन का जवाब है यस सर, पढ़ चुके हैं। अब क्या करने वाले हैं, आज एक बड़ा ही जबरदस्त कंसेप्चुअल टॉपिक लेकर आए हैं जिसको अपन 2 नामों से जानते हैं। सबसे पहले उसको अपन इंडिपेंडेंट थ्योरम कहते हैं और कई जगह उसको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कहते हैं। तो ये दोनों एक ही वस्तु हैं और अपन आज यही पढ़ने जा रहे हैं कि इंडिपेंडेंट थ्योरम और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के क्वेश्चन कैसे सरकाने हैं। 2 मिनट के अंदर सब कुछ आपको, बस कुछ कंसेप्चुअल चीजें मैं बताऊंगा, वो आपको फोकस करनी है, बाकी सब कुछ अपने आप आ जाएगा। तो पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर आपसे बात करूंगा इंडिपेंडेंट इवेंट की। इंडिपेंडेंट इवेंट कौन से होते हैं सर? इंडिपेंडेंट इवेंट नाम से तो यही समझ में आ रहा है कि ऐसे इवेंट जिनका एक दूसरे पे कोई डिपेंडेंसी ना हो, मतलब पहला इवेंट दूसरे इवेंट पे डिपेंड ना कर रहा हो। कई बार ऐसा अपन ने, क्योंकि पिछला जो पढ़ा है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी, मतलब उसमें जो दूसरा इवेंट हो रहा था वो पहले इवेंट होने की कंडीशन के बाद होता, मतलब अगर ये होगा तो इसके होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, ये पढ़ चुके हैं। बट आज क्या है, आज बिल्कुल इसका वाइसा वर्षा है। वर्षा वर्षा नहीं, वाइसा वर्षा, जानते हो ना क्या होता है? हाँ, तो वाइसा वर्षा में अपन क्या पढ़ेंगे कि 2 इवेंट जिनका एक दूसरे से कोई खास लेना देना नहीं है, इन डिपेंडेंट इवेंट्स, है ना, समझ गए? जिनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है वो इवेंट क्या कहलाते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट। मैं सीधा मुद्दे की बात पे आता हूं, कोई इधर उधर की बातें नहीं करते यहां पर। मान लो मेरे पास 2 इवेंट हैं, कंसीडर 2 इवेंट्स, ठीक है ना। 2 इवेंट है मेरे पास, ए एंड बी। ये दोनों क्वेश्चन में बोलेगा कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। शुरुआत में तो क्वेश्चन बोलेगा, बाद में मैं आपको पहचानना सिखा दूंगा कि इसको कैसे पहचाने कि इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो अभी तो शुरुआत हुई है, आगे समझते हैं। तो अगर दो इंडिपेंडेंट इवेंट है, एक इवेंट का नाम है ए, एक इवेंट का नाम है बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या होगी? ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये है इंडिपेंडेंट इवेंट की कहानी। अगर 2 इवेंट ए और बी इंडिपेंडेंट हैं तो ये फॉर्मूला लगाया जाता है। अब देखो क्या है, प्रोबेबिलिटी को आप लॉजिकल तरीके से नहीं कर सकते, बहुत कूट पटांग जाता है मामला। तो अपन प्योरली फॉर्मूलों के हिसाब से चलेंगे। कुछ जगह लॉजिक लगेगा, बहुत हल्की जगह लॉजिक लगेगा, ऐसा नहीं है कि आप लॉजिक से क्वेश्चन सरका दोगे, ठीक है। अच्छा, अगर यहां पर 3 इवेंट होते, ए बी एंड सी, और ये तीनों आपस में इंडिपेंडेंट होते, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको अपन लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। अगेन ये वही मल्टीप्लिकेशन से हो रहा है, देखिए आप गौर से, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तीनों की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हो रही है। तो बात समझ में आई, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्यों कह रहे हैं इसको? अगर ए और बी 2 ऐसे इवेंट है जिनका एक दूसरे पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है तो वो इंडिपेंडेंट थ्योरम से होने वाला क्वेश्चन है और उसके फॉर्मूले ये होते हैं। इस फॉर्मूले को लिख लें। अच्छा, यहां पर मैं आपको इसके कई और फॉर्मूले भी बता सकता हूं, कई और तरीके से भी कई किताबें देती हैं। वो एक किताब में कुछ ऐसा लिखा हुआ था, वो मैंने देखा था कुछ ऐसा, वो सब भी वही है। मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो आप समझ जाओगे कि जो मेरा मेथड है उससे सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। इसको जरा देखना, समझ में आया ना क्या? ए बाई बी और ए पी बी, इसको कैसे लिखोगे आप? इसको तो एज इट इज लिखा, और इसको कैसे लिखते थे अपन? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। क्या बचा?
आ गई बात समझ में? ठीक है, तो ये कहानी वही है, लिखने का तरीका अलग था। तो आप किसी भी मेथड को फॉलो कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं। ठीक है, इस फॉर्मूले को उतार लो, इन दोनों को हटाओ इसको। ठीक है, अच्छा अब सिक्के का दूसरा पहलू सुनो, कुछ बारीकी चीज और बता रहा हूं, वो भी समझ लीजिए आप। पीए क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट, है ना, प्रोबेबिलिटी, शॉर्ट में लिखते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी। अच्छा, इसको कैसे लिखोगे? पी ए बार, पी ए बार, व्हाट इज ए बार? तो बार का मतलब जैसे कि आप लोग 9th क्लास में 10th क्लास में पढ़ ही चुके हो कि अगर पी ए के होने की प्रोबेबिलिटी है तो ए बार ए के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है। पी ए बार ए के होने की प्रोबेबिलिटी है तो पी ए बार ए के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो अगर आपको पी ए पता है तो। अगर मुझको पी ए पता है तो मैं पी ए बार कैसे लिखूंगा? 1 माइनस पी ए। 1 मतलब 100% प्रोबेबिलिटी। बात को समझना, अगर मैं कह रहा हूं कि ए के होने की 70% चांस है तो ना होने के कितने परसेंट चांस है? 30%। किसी काम के होने के परसेंटेज कितना है? 70 है, तो ना होने के कितने? 30। कैसे निकाला सर? 100 में से माइनस किया तो मैं वही 1 मतलब 100% में से पी ए का होने वाली चीज को माइनस कर दोगे तो पी ए बार आ जाएगा। बात समझ में आ गई? यस सर, आ गई। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, मजा आ गया। अच्छा, इसी तरीके से अगर कोई इवेंट है पी बी तो आप उसका पी बी बार निकाल सकते हैं, है ना। तो ये सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। इसके बिहाफ पे डायरेक्ट छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि मान के चलो पी ए गिवन है तुम्हें 1/2 और पी बी गिवन है तुम्हें 1/3 और पी ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है, तो इसको ये बोलना पड़ेगा कि ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है, नहीं तो हम अंतर्यामी नहीं है, हम पता नहीं लगा पाएंगे। बात समझ में आई? अगर ये क्वेश्चन बोलता है कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तभी अपन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाएंगे और फिर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से अपन पी ए मल्टीप्लाई बाई पी बी यानी कि 1/2 इंटू 1/3 बोले तो 1/6 आंसर दे सकता है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि ये तीनों चीज गिवन होगा, है ना। ये तो एक क्वेश्चन हो गया, उसने गिवन है कि साहब पी ए 1/2 है और पी बी जो है वो 1/3 है और पी ए इंटरसेक्शन बी जो है 1/9 है। प्रूफ करो कि ये सही है या गलत है या इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। तो क्या ये इवेंट इंडिपेंडेंट है? तो आपका आंसर है इंडिपेंडेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई ये नहीं आ रहा। तो हो सकता है कुछ और हो पर ये इंडिपेंडेंट इवेंट तो नहीं है। तो उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी आपको। इसको उतार लो, छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो मैं स्टार्टिंग में मिल जाएंगे ऐसे कुछ क्वेश्चन चैप्टर के स्टार्टिंग में। ठीक है, चलो अब बात सुनो, कुछ चीजें और लिखवा देता हूं तुमको, फॉर्मूला बेस्ड है, क्वेश्चन करेंगे तो वो सब चीजों पे आपकी नजर होनी चाहिए। देखो, अगर कहीं पे लिखा है पी ए एंड बी, क्या लिखा हुआ है? एंड। दो चीजें होती हैं, एंड और। तो अगर एंड लिखा हुआ है तो पी ए इंटरसेक्शन बी। एंड का मतलब इंटरसेक्शन, समझ में आ गया? अच्छा, अब इसका मतलब तो पता ही है, इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में इसका मतलब क्या हो गया? पी ए मल्टीप्लाई बाई पी बी। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया पी ए मल्टीप्लाई बाई पी बी। तो आज के बाद अगर कहीं पर आप लोगों को किसी इवेंट में पी ए एंड बी गिवन हो तो आप क्या करोगे? समझ में आ गया आपको? आपको ये काम करना है। अच्छा, अगर कहीं पर ऐसा लिखा मिल जाए पी ए एंड बी माइनस, मतलब बी बार, बी माइनस नहीं बी बार, या चलो एक काम कर दो, एक सेकंड और वाला कर दो, और डी, तो आप लिखोगे पी ए यूनियन बी। क्या लिखोगे? पी ए यूनियन बी। अच्छा, इसका फॉर्मूला तो निकालना आता है तुमको, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। याद आया आपको? पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था, इसकी सारी कंडीशन भी बताई थी मैंने आपको। अब सुनो, अगर लिखा आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड
नॉट बी, पी ए एंड नॉट बी। तो बात को समझो, पहले तो इस एंड को देखो। तो एंड का मतलब मैंने क्या बताया था, इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी, मगर बी कैसा है, नॉट। तो नॉट के लिए क्या लगा देंगे अपन, बार। बात समझ में आई? इसको और आगे एक्सपेंड करना चाहें तो पी ए मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस पी बी। सही है ना भैया? पी बार को कैसे लिखोगे तुम, ऐसे समझो इसको। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। अब बी बार कैसे लिखोगे, तो फिर से पूरा लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस पी बी। आगे समझ लो। इस तरीके से इस वाली चीज को अपन लिख सकते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा आता है पी ए नाइदर ए नॉर बी, मतलब ना तो ए हो और ना बी हो। बात समझ में आ गई? तो ये दोनों ही केस नहीं है, मतलब पी ए बार क्रॉस पी बी बार, मतलब 1 माइनस पी ए, 1 माइनस पी ए मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस पी बी। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। नाइदर ए नॉर बी। अच्छा, कई बार इसको ऐसे भी लिख देते हैं, नॉट ए एंड नॉट बी। तो देखो एंड लगा हुआ है, तो नॉट का मतलब ये, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, और फिर से तो वो सेम चीज हो गई, एक ही बात, दोबारा लिखने में कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को? बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर आप लोगों को वास्तव में सीबीएसई वालों को 80 आउट ऑफ 80 नंबर चाहिए और आरबीएसई वालों को 56 में से 56 नंबर, 56 का नहीं, सॉरी, हाँ सभी को 70 आउट ऑफ 70 नंबर चाहिए, तो एक फॉर्मूला और सुन लो, लिख लो, रट लो, याद कर लो। सुनो, टॉपर फॉर्मूला है पी ए बार यूनियन बी बार, 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इसको अभी समझाता हूं, अभी समझ ये है क्या। ठीक है, ए बार यूनियन बी बार, मतलब जो ए में नहीं हो और जो बी में भी नहीं हो। जो ए में नहीं हो, ए बार का मतलब क्या, नॉट ए, मतलब जो ए में नहीं हो, माइनस जो बी में नहीं हो। तो आपन ने पूरी चीज में से माइनस कर दिया जो इन दोनों में कॉमन था। इसका मतलब क्या है कि जो ए में भी है और बी में भी, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन टर्म, जो ए में भी है और बी में भी। तो अगर मैं जो ए में है और बी में है उसको हटा दूं पूरी प्रोबेबिलिटी में से, तो जो बचा वो क्या है ना। जैसे इस क्वेश्चन को अपन एग्जांपल लेके अभी समझ सकते हैं कि जैसे कि ए होने की प्रोबेबिलिटी थी 10% और बी होने की प्रोबेबिलिटी थी 40%, है ना। ए होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 10%, बी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, बी। अब मैं पूछ रहा हूं ना तो ए हो और ना बी हो, ना तो ए हो और ना बी हो, तो इनमें से देखना पड़ेगा कि ऐसी कितनी जगह हैं जहां पे दोनों हो रहे हैं। तो उसको आप 100 में से माइनस कर दो, वही 100 मतलब 1, उसमें से माइनस किया जहां पे दोनों हो रहे हैं। दोनों हो रहे हैं का मतलब कॉमन टर्म जो है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्लास। अच्छा, इसका एक उल्टा फॉर्मूला भी है इंटरसेक्शन वाला, पी ए इंटरसेक्शन बी बार, उसको अपन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। यहां पे यूनियन था तो यहां इंटरसेक्शन है, यहां इंटरसेक्शन है तो यहां यूनियन है। टॉपर की लिस्ट में जाना चाहते हो तो इन दोनों फॉर्मूलों को सुपर हिट फॉर्मूला करके लिख लो। तो मेरे ख्याल से मैं इसको समझा चुका हूं। अब इस पूरे को आप उतार ले आराम से, फिर अपन करते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर। आ जाओ। हाँ तो भैया आ गए वापस, चलो क्वेश्चन फॉर्मूले सारे उतार लिए, आपको काम काम की सारी चीज उतरवा दी जो अभी तक के क्वेश्चन के लिए अपन को चाहिए। अब देखो आगे बढ़ते हैं अपन एक स्टेप। क्वेश्चन है
2 cards are drawn from a box containing 10 black and 8 red balls. क्या कहानी है? 10 तो ब्लैक बॉल्स हैं और 8 रेड बॉल हैं डिब्बे में, है ना? फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो हमने कितनी कार्ड लिख दिए, सॉरी बॉल्स, 2 बॉल्स, है ना? अपन को क्या निकालना है? बॉल निकालना है, ठीक है? अपन को कार्ड ले लो, बॉल्स ले लो, कुछ भी ले लो, 2 बॉल निकालना है, ठीक है? बात समझ आ रही है? अपन को क्या निकालनी है? 2 बॉल निकालनी है। कितने में से? एक डिब्बे में से जिसमें 10 ब्लैक है और 8 रेड है, और अपन को प्रोबेबिलिटी पता करनी है। पहला क्वेश्चन है बोथ बॉल्स आर रेड, दोनों रेड निकले। दूसरा है बोथ बॉल्स आर, ओ सॉरी ये ब्लैक आ जाएगा, बोथ बॉल्स आर ब्लैक। और फिर क्वेश्चन है फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड बॉल इज रेड, और फोर्थ है वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अनदर इज रेड। देखो इसमें सीक्वेंस दी हुई है कि पहली जो निकालोगे ब्लैक होगी, दूसरी जो निकालोगे रेड होगी, बट इस क्वेश्चन में कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई सी भी पहले आ सकती है। तो अपन देखेंगे कि आंसर में क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, एक चीज और क्लास, यहां पर इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया, अभी मैंने जानबूझ के हटा दिया था कि जो बॉल निकाली है वो बॉल वापस भी डाली है क्या, मतलब विद रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है कि विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है। मैंने एक डिब्बे में से बॉल निकाली, उस बॉल को मैंने वापस डाला, फिर दूसरी बॉल निकाली, या उस निकालने के बाद मैंने उसको वापस नहीं डाला। तो मैं आपको ये दोनों क्वेश्चन करवा रहा हूं क्योंकि आपको प्रैक्टिस दोनों की होनी चाहिए। तो 2 बॉल्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। तो पहला क्वेश्चन किस फॉर्म में है? विदाउट रिप्लेसमेंट। आप बकायदा विद रिप्लेसमेंट वाला भी करने वाले हैं। सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में आ जाओ, समझो बात को। टोटल बॉल बताओ मेरे को, सैंपल स्पेस, टोटल बॉल्स कितनी है? 80, है ना? जिसमें से 10 ब्लैक हैं और 8 जो है वो रेड है। क्लियर बात? ये एक डब्बे में बंद मामला है। अब पहले का सॉल्यूशन देखो, बोथ बॉल्स आर रेड। जब मैंने पहली बार आंख बंद करी, एक डिब्बे में से एक बॉल निकाली, वो रेड आई, मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने भाई साहब 8 रेड में से कोई एक हाथ लगी है, 8 रेड में से कोई एक हाथ लगी है। तो फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज रेड। इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, सिंपल। 8 रेड बॉल में से टोटल कितनी बॉल आ सकती है? अगर रेड आई है तो रेड है कितनी? 8। टोटल कितनी में से? 18 में से। तो ये क्या हो गई अपन की नंबर ऑफ अकरेंस, ये क्या हो गई? टोटल अकरेंस। याद आया आपको? वही प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला है, 8/18। अच्छा, अब मैंने सेकंड जो बॉल है वो भी मैं रेड ही चाह रहा हूं। अब मैंने विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब अगर पहली वाली जो मैंने बॉल निकाली और वो रेड थी तो वो तो बाहर आ चुकी है। अब रेड अंदर बची कितनी है? अब रेड बची है 17। कितने में से? सॉरी, अब रेड कितनी बची है? 7। कितने में से? 17 में से। क्योंकि टोटल बॉल 18 थी, उनमें से एक रेड बाहर आ गई, तो एक रेड भी कम हो गई और एक टोटल भी कम हो गई। तो अपन का आंसर है 7/17। अब ये दोनों इंडिपेंडेंटली हुए हैं, समझ में आ रही बात? तो ये दोनों इंडिपेंडेंटली हुए। सर क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि इंडिपेंडेंटली है, नहीं लिखा तो समझो। मैंने पहली बॉल निकाली, अब उस बॉल को निकाल के मैंने रख दिया, अब मैं दोबारा गया, दूसरी बॉल निकाली। अब क्वेश्चन में क्या कंडीशन प्रोबेबिलिटी जैसा दिख रहा है क्या कि अगर पहली बॉल रेड है तो दूसरी भी रेड होगी? इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। ऐसा है क्या कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल इज रेड? इट इज गिवन दैट द फर्स्ट बॉल इज आल्सो रेड। ऐसा कुछ है क्या? ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब इस इवेंट का होना इस इवेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा। दूसरी बॉल रेड आएगी, उसके लिए पहली बॉल का रेड आना कोई जरूरी नहीं था। जो दो अलग अलग इवेंट थे, तो आप लिख रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ आर आर, दोनों आर आर है और इंडिपेंडेंट है, इसलिए इंटरसेक्शन, यानी कि पी आर मल्टीप्लाई बाई पी आर, यानी कि 8/80 स्क्वायर डैश मान लो क्योंकि ये सेकंड वाला है, मल्टीप्लाई 7/70। ये क्वेश्चन जो आप प्रेम आप लोगों ने पूछा था, कई बच्चों ने पूछा था प्रेम के अलावा भी, कि सर इसमें पीएनसी का कितना रोल है? मतलब अगर प्रोबेबिलिटी के कई बच्चे देखते हैं कि पीएनसी का यूज क्या हुआ एग्जांपल में, रोल है, बट अपन उसका अगर किसी को पीएनसी नहीं आती है तो अपन उसका एक अल्टरनेटिव मेथड भी यूज कर सकते हैं। पीएनसी बेसिकली क्वेश्चन को शॉर्ट करने के लिए है।
बिना उसके भी हो जाएगा, अगर नहीं आती तो ज्यादा पछने पड़ने की जरूरत नहीं है। मतलब आप ये नहीं बोलूंगा कि टीएनसी पढ़ो, ये रहा टीएनसी का ऑल्टरनेट ये, इसको आप टीएनसी से भी कर सकते थे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से, ठीक है। एनसीआर वो यही है, देख लो। चलो खैर, तो अभी उस समय एनसीआर वगैरह नहीं पढ़ते, तो ये आपका आंसर है, प्रोबेबिलिटी है इस चीज की। पहली बॉल भी रेड और दूसरी बॉल भी रेड, दोनों बॉल रेड आ, समझ में आ गया आप लोगों को? अच्छा, अब मैं करता हूं सेकंड वाला। बोथ द बॉल्स आर ब्लैक, दोनों बॉल कैसी हो? ब्लैक। तो देखो फर्स्ट बॉल ब्लैक, अब मैं थोड़ा शॉर्टकट बता रहा हूं। पहली बॉल ब्लैक हो, ब्लैक है कितनी? 10। तो पहली बॉल ब्लैक हाथ में आई, इसकी प्रोबेबिलिटी 10/18 हो गई क्या? 10 ब्लैक में से कोई सी भी एक हाथ में आ सकती है, और टोटल बॉल कितनी है? 18। ये क्या हो गया अपन का? पहली ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी। अब दूसरी भी ब्लैक आए, तो अब ब्लैक में से एक तो निकल चुकी है, 9 बची, और टोटल 18 में से भी एक जा चुकी है, 17 बची। तो क्या ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई कि बोथ द बॉल्स आर ब्लैक? क्या अपन डायरेक्टली कर सकते हैं? समझ में आया? डायरेक्टली कैसे समझ रहे हैं अपन भाई? इसी चीज को ये अपन ने मल्टीप्लाई किया ना, इसको मैंने यहाँ पे डायरेक्ट करके समझा दिया आपको कि 10 ब्लैक में से पहले तो एक ब्लैक आ जाएगी, ये वो कंडीशन है कि 10 ब्लैक में से एक हाथ में आएगी। अब 10 ब्लैक में से विदाउट रिप्लेसमेंट डाली तो है नहीं, तो अब ब्लैक कितनी रहेगी? 9। तो 17 टोटल है, और उनमें से 9 कैसी है? ब्लैक है। तो ये उस चीज की प्रोबेबिलिटी हो गई कि ये दोबारा में भी ब्लैक है। मल्टीप्लाई कर दोगे तो इंडिपेंडेंटली दोनों काम हो जाएंगे। ये लिख लिया, इसको उतार लो। अब अपन करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 वाला, ठीक है। उतारते रहना साथ साथ, साथ साथ उतारते रहना भाई सभी बच्चे, क्योंकि अभी इसका मैं विदाउट रिप्लेसमेंट वाला करवाऊंगा तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा। अब देखो, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड। फर्स्ट इज ब्लैक, पहली बॉल का ब्लैक होना। देखो सबसे पहली बात समझो कि पहली बॉल ब्लैक है, तो पहले पहली बॉल के ब्लैक होने को अपन ढूंढ लो। पहली बॉल ब्लैक है, तो 10/80 भाई, 10 ब्लैक में से एक हाथ में आ गई, मल्टीप्लाई। दूसरी बॉल रेड है, रेड कितनी है? 8। अच्छा, यहां पे कितना लिखूंगा? 7। हाँ सर, अब ये क्या हो? बात समझ, जब मैंने एक डब्बे में से एक बॉल निकाली, देखा कि आहा ये तो ब्लैक है। कैसी है? ब्लैक है। मैंने उसको निकाल के रख दिया। क्या रेड में से कुछ कम हुआ? नहीं, क्योंकि पहली वाली बॉल तो कैसी थी? ब्लैक थी। तो रेड मेरे अभी भी 8 की 8 बचे। मगर क्या 18 में से एक वो ब्लैक वाली बाहर निकल गई है क्या? हाँ। तो क्या 18 बचेंगे? 17 बचेंगे। तो अगर पहली बॉल मेरी ब्लैक है वो ये रहा, और दूसरी बॉल मेरी रेड है वो ये रहा, मल्टीप्लाई करोगे आंसर पा जाओगे। तो बात समझ में आई आपको? अच्छा, और फोर्थ वन, अब इसमें तो क्या सीक्वेंसिंग थी, सीक्वेंसिंग की पहली ब्लैक होनी तो पहले ये लिखा फिर ये लिखा। अब वो क्या है? वन ऑफ देम इज ब्लैक। अब ये देखो, वन ऑफ देम इज ब्लैक। अब मतलब वन ऑफ देम इज ब्लैक का मतलब पहली भी हो सकती है और दूसरी भी हो सकती है, मतलब पहली और दूसरी दोनों, मतलब पहली वन ऑफ देम इज ब्लैक। अब देखो प्रोबेबिलिटी कि भाई पहली ब्लैक है और दूसरी रेड है, तो क्या क्वेश्चन यही है, एंड अनदर इज रेड। तो ये किस चीज की प्रोबेबिलिटी हुई कि पहली ब्लैक है दूसरी रेड है, प्लस और क्या हो सकता है? पहली रेड आ जाए और दूसरी ब्लैक हो जाए। तो देखो इस क्वेश्चन में अंतर आ गया कि भैया कोई सी भी एक ब्लैक हो, कोई सी भी एक रेड हो, तो उसकी दो प्रोबेबिलिटी हो गई, पहली ब्लैक हो दूसरी रेड हो, पहली रेड हो दूसरी ब्लैक हो, और पहली ब्लैक हो और दूसरी रेड हो। इस चीज की प्रोबेबिलिटी के लिए अपन लिखेंगे पी बी मल्टीप्लाई बाई पी आर प्लस पी आर मल्टीप्लाई बाई पी बी। आ जाओ, ब्लैक कितनी थी? 10, कितने में से? 18 में से। रेड कितनी थी? 8, कितनी में से? अब एक तो निकल चुकी है, तो कितना बचेगा यहाँ पर? 17 प्लस, अब पहले रेड निकली, तो पहले रेड निकली तो कितना हो गया? 8, 18 में से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, अब ब्लैक 10, कितने में से? 17 में से, क्योंकि एक यहाँ पे निकल चुकी है। तो आई होप सो कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। कहीं लिखा नहीं था कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं, डिपेंडेंट इवेंट है, बट अपन ने अपने लॉजिक से इस क्वेश्चन को कर लिया। तो इस क्वेश्चन को फटाफट उतारो, फिर अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है क्लास? हाँ भैया बच्चा पार्टी, तो ये आपका दूसरा सवाल। इसे दूसरा तो क्या बोलते हैं, तो वही सवाल है जो अभी आपने करवाया था,
वही नहीं है, गौर से देखो, विदाउट की जगह क्या कर दिया अपन ने, विद। तो अब इस सवाल में अपन डब्बे में से एक बॉल निकाल रहे हैं, उसको देख रहे हैं कि आहा ये तो ब्लैक है, वापस डाल रहे हैं, या आहा ये तो रेड है और वापस डाल रहे हैं। बात समझ में आएंगे? चलो देखो इस सवाल में कैसे करना है, बहुत सिंपल है क्लास। ये डब्बा है, 10 ब्लैक है, 8 रेड है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। पहली बॉल निकाली, रेड आई, तो पहली बॉल के रेड आने की प्रोबेबिलिटी 8/80, समझ में आ गया आपको? अब मैंने एक जो बाहर निकाली थी रेड बॉल, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी ये हो गई। अब मैंने इसको वापस डाल दिया, तो वापस रेड कितनी हो गई, 8, और टोटल कितनी हो गई, 18। फिर दोबारा निकाला, दोबारा देखा कि आहा ये तो रेड है, क्योंकि बोथ बॉल्स आर रेड, तो दोबारा प्रोबेबिलिटी। सिंपल यार, बड़ा हलवा क्वेश्चन हो जाता है अगर ये आ गया तो। मैं मतलब प्रसाद चढ़ा दे रहा हूँ, मजा आ गया। तो पहली बॉल निकाली, देखा आहा मजे आ गए, रेड है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 8/18। इसको देख लिया, रेड है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, इसको वापस डाल दिया डब्बे में। तो अगर वो रेड थी तो वापस डालने पर रेड कितनी हो गई, एक कम हो गई थी निकालने पर, अब वापस कितनी हो गई अपन के पास, 8 कितने में से, 18 में से। तो जब दोबारा निकालेगा वो बंदा तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, एज सिंपल एज दैट। ये रहा आंसर प्रोबेबिलिटी। अब इसी की अपन ब्लैक की बात कर लेते हैं। पहली बॉल निकाली ब्लैक, पहली बॉल निकाली ब्लैक, प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, पहली ब्लैक की, ये वाला क्वेश्चन बता रहा हूं, पहले ब्लैक निकालने की प्रोबेबिलिटी है 10/80। मैंने बॉल निकाली, देखा आहा बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, ये तो काली वाली बॉल है, कितनी प्रोबेबिलिटी है इसके आने की, 10/80। देखा बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, वापस डाल दी, वापस डाल दी, तो ये वापस ब्लैक कितनी हो गई, 10, और टोटल कितनी हो गई, 18। तो फिर से दोबारा निकालूंगा, उसकी प्रोबेबिलिटी फिर से यही हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे क्या कहानी है, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर विद रिप्लेसमेंट का। अब आओ नीचे वाले पे, नीचे वाले को देखते हैं इसकी क्या स्टोरी रहेगी। फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, तो पहले वाली बॉल बोली थी ब्लैक हो, तो ब्लैक कितनी है, 10, कितने में से, 18 में से। अब मैंने पहले वाली बॉल निकाल ली, देख ली, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, वापस डाल दी। वापस जाने के बाद अब कौन सी निकाली मैंने, रेड। सेकंड बॉल कैसी होनी चाहिए, रेड। रेड है कितनी, 8। क्या अब कम होगी, नहीं, क्योंकि आपने वो पहली वाली बॉल को वापस डाल दिया था। यही आप पिछले वाले क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ पर 17 आ चुका था, क्योंकि अपन ने वापस उस बॉल को डाला नहीं था, यहाँ पर वापस डाल दिया है। वापस डाल दिया तो वापस कितनी हो गई थी, 18 हो गई थी। तो आई उम्मीद है कि समझ में आया होगा। ये पहली वाली बॉल ब्लैक और दूसरी वाली बॉल रेड, उसकी प्रोबेबिलिटी है, मल्टीप्लाई करोगे इंडिपेंडेंट इवेंट की, टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब आओ इस पे, one of them is black, fourth question, one of them is black and another is red। तो पहले अपन बात करते हैं वही कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन आर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटरसेक्शन बी। तो अब मेरे को एक बात बताओ, बी इंटरसेक्शन आर, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, है ना, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब प्रोबेबिलिटी बी, अब सुनो ध्यान से, पहले वाली बॉल ब्लैक हो तो ब्लैक कितनी, 10, कितने में से, 18 में से। वापस डाल दिए, विद रिप्लेसमेंट है, तो रेड कितनी, 8, कितने में से, 18 में से। क्या दिक्कत, पहली बॉल रेड 8, 18 में से, दूसरी बॉल ब्लैक 10, 18 में से। सिंपल सा है यार, आंसर हो गया। तो बताओ विदाउट रिप्लेसमेंट कितना आसान क्वेश्चन था ना, उम्मीद करना कि ये आ जाए। चलो इसको उतारो, फिर अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 अपना। हाँ तो भाई बच्चा पार्टी, ये अपन का क्वेश्चन है, ठीक है, किताबों में मिल जाता है, एक अच्छा खासा क्वेश्चन है जिसमें कई बच्चों को काफी दिक्कत रहती है। बट इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका एक बच्चा वाला फॉर्म करवाता हूँ, इसका छोटा भाई से करवाता हूँ, ठीक है। देखो मान लो कि मेरे पास एक डब्बा है, ये क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, ये करने के लिए एक तरीका बता। मेरे पास ब्लैक बॉल है 10, मेरे पास व्हाइट बॉल है 10, मेरे पास रेड बॉल है 5 और मेरे पास ग्रीन बॉल है 6, मान लो, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि मैंने पहली बॉल निकाली, फर्स्ट बॉल जो है वो ब्लैक आया, प्रोबेबिलिटी बताओ इसकी। पहली बॉल कैसी है, ब्लैक है, और सर ब्लैक कितनी है, 10, टोटल 31, 10 और 10 20 और 11, 20 और 11 31। तो पहली बॉल ब्लैक आया, ब्लैक है कितनी, 10। पहली बॉल के ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 10/31।
ये क्वेश्चन में जो आपको करवा रहा हूं ये विदाउट रिप्लेसमेंट का है, ठीक है ना, ये विदाउट रिप्लेसमेंट वाला है। फिर मैंने क्या कहा कि भैया मैंने रिप्लेस तो किया नहीं है, दूसरी बॉल वाइट है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो अब देखो एक बॉल निकल चुकी है तो 30 की बजाय 31 रह गई है, मगर व्हाइट बॉल की संख्या भी 10 है, ठीक है। अब 2 बॉल निकल चुकी है, अब वो बोला फिर से क्वेश्चन कि फिर से आप निकालो रेड बॉल, तो 5/29, और फिर वो बोला कि अब निकाल लो फिर से ब्लैक, तो 10/28, और फिर वो बोला कि अब आप निकाल लो ग्रीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द ग्रीन, तो 6/27। तो इन सब की टोटल प्रोबेबिलिटी बताने की बोल रहा है। भाई क्वेश्चन यही है ना, इंडिपेंडेंट इवेंट है, ब्लैक का रेड से क्या लेना देना, रेड का ब्लू से क्या लेना देना, मतलब किसी का किसी से कोई लेना देना नहीं है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो इस पूरे कार्यक्रम की टोटल प्रोबेबिलिटी को अपन लिखेंगे BWRBG, BWRBG, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, समझ रहे हो, इंटरसेक्शन W इंटरसेक्शन R इंटरसेक्शन फिर से B और इंटरसेक्शन G, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ W व्हाइट मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन। तो ये सबका मल्टीप्लाई हो जाएगा 10/31 मल्टीप्लाई बाय 10/30 मल्टीप्लाई 5/29 मल्टीप्लाई 10/28 मल्टीप्लाई 6/27, और सब ऊपर कराने के बाद काटापीटी करने के बाद आंसर सा आ जाता है, ठीक है। खैर अगर किसी बोर्ड के पेपर में लंबा चौड़ा क्वेश्चन होता है, छूट रहा हो, या आगे टॉपिक आता है बायस थ्योरम, उसके लिए इसकी जरूरत ज्यादा पड़ रही हो, तो अगर आपको लग रहा है कि लंबा जा रहा है कैलकुलेशन, तो यहां तक करके जितना भी सॉल्व हो जाए उतना कर जाना, ऑलमोस्ट पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब ये जो पैटर्न था मैंने आपको क्या बताया कि डिब्बे में अलग अलग कलर की बॉल थी, वो निकालनी थी, अपन को रिप्लेस नहीं करनी थी, तो कैसे प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो वो मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से निकालनी है, ठीक है। अब आओ इसको उतार लो, ये भी एक क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ठीक है। अब आओ इसके ब्याह पे उस क्वेश्चन पे जिसके लिए अपन ने इसको किया था, छोटे वाले क्वेश्चन को, ठीक है। अच्छा खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको इस वीडियो में बहुत सुपर हिट क्वेश्चन करवा रहा हूं, और जो टफ भी पढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट भी है ना। इन अ बैग 5 व्हाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स, एक थैला है, ठीक है, उसमें व्हाइट बॉल है 5 और ब्लैक बॉल है 3, लगातार 4 बॉल निकाली जाती हैं, ठीक है, कलर 2 ही है मगर 4 बॉल को पिक कर रहे हैं लगातार, पहली निकाली, दूसरी निकाली, तीसरी निकाली, चौथी निकाली, विदाउट रिप्लेसमेंट, निकाल रहे हैं, डाल नहीं रहे, बात क्लियर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑल्टरनेटिवली ऑफ डिफरेंट कलर्स, मतलब पहली बॉल ब्लैक हो, दूसरी व्हाइट हो, फिर ब्लैक हो, फिर व्हाइट हो, 1 2 3 4, या पहली बॉल निकाली वो व्हाइट हो तो दूसरी ब्लैक, फिर व्हाइट और फिर ब्लैक, हो गया ना ऑल्टरनेटिवली डिफरेंट कलर, मतलब पहले निकाली ब्लैक, दूसरी निकाली व्हाइट, तीसरी निकाली ब्लैक, चौथी निकाली व्हाइट, या उल्टा उल्टा। तो ये अपन को इस क्वेश्चन में पता करना है, तो इसको तो हटाओ, प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी पहले ब्लैक ले लो, चलो, फर्स्ट बॉल ब्लैक, सेकंड बॉल व्हाइट, फिर थर्ड बॉल ब्लैक, फिर फोर्थ बॉल, इसका उल्टा भी हो सकता है। तो एक प्रोबेबिलिटी तो ये हो गई, और एक प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी कि पहली बॉल व्हाइट आई, दूसरी बॉल ब्लैक आई, तीसरी बॉल फिर से व्हाइट आई, और चौथी बॉल फिर से ब्लैक आई। तो इसकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल दें अपन, क्योंकि आप जानते हो आपको क्या करना है, इसमें अभी पहले ही बताया था मैंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट, ये तो एक कहानी हो गई, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ पहली व्हाइट मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक। अब इन सबको फाइंड तो कर ले अपन, इन्हें वो फाइंड लो, सॉरी ढूंढ लो, फाइंड लो क्या होता है। देखो पहली बारी बॉल का ब्लैक आना, तो टोटल बॉल है 8, जब पहली बॉल निकाली ब्लैक है कितनी 3, तो 3 बॉल में से कोई सी भी आ सकती थी, 8 में से भी कोई सी आ सकती थी, तो ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, पहली वाली बॉल का ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई आपके पास
3/8। क्लियर बात यहां तक? आगे बढ़े अपन। अब बात करता हूं कि दूसरी वाली बॉल जो है वो व्हाइट हो। अब व्हाइट कितनी है? 5, मगर रिप्लेस तो करा नहीं है तो एक बॉल कम रहेगी टोटल में, 5/7। अब तीसरी बॉल कैसी हो? ब्लैक हो। तो तीसरी बॉल कैसी हो? ब्लैक हो। अब क्या ब्लैक यहां पर एक निकाल चुका था मैं? यस सर। तो ब्लैक क्या 3 की बजाय 2 रह गई है? हाँ। और यहां पर ये 2 बॉल निकल चुकी हैं 8 में से, तो टोटल कितनी रह गई है? 6। और चौथी बॉल जो है वो व्हाइट हो। अच्छा, व्हाइट कितनी निकल चुकी थी? एक व्हाइट निकल चुकी थी, तो व्हाइट अब कितनी है? 4। और टोटल बॉल कितनी निकल चुकी है? 3। तो 5 में से 8 में से 3 निकल चुकी है, 1 2 3। तो ये कहानी हुई यहां तक की। अब आ गया जो ये वाली कंडीशन निकालने के लिए, पहले वाली बॉल व्हाइट हो। व्हाइट कितनी है? 5। कितने में से? 8 में से। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। दूसरी वाली बॉल ब्लैक होनी चाहिए। ब्लैक कितनी है? 3। मगर क्या यहां पर एक निकल चुकी है बॉल? यस सर। तो निकल चुकी है, कितनी बची? 7। थर्ड वाली बॉल फिर से व्हाइट हो, तो व्हाइट एक निकल चुकी है यहां पर। यस सर। तो कितनी बची व्हाइट? 4। और टोटल 8 में से 2 बॉल निकल चुकी हैं, एक ये और एक ये, तो कितनी बची? 6। और नेक्स्ट लास्ट वाली बॉल भी यहां पर कैसी हो? ब्लैक। ब्लैक कितनी निकल चुकी है? एक निकल चुकी है, तो ब्लैक कितनी बची? 2। और टोटल 8 में से कितनी बॉल निकल चुकी थी? 3। तो कितनी बची? 4। अब इन सारे सामान को यहां रख दो आप। ब्लू पेन से लिख देता हूं ताकि थोड़ा सा आपको अलग समझ में आ जाए, ठीक है? किसी भी दूसरा हमारे नहीं आता। PB1 कितना है? 3/8 मल्टीप्लाई PW2 5/7, B3 2/6, सॉरी 2/6 मल्टीप्लाई PW4 4/5 4/5। ये एक सर्टेन प्रोबेबिलिटी हो गई, प्लस PW1 5/8 मल्टीप्लाई PB2 3/7 PW3 4/6 और लास्ट है 2/5। समझ में आया? यस सर, आया। काटा पीटी कर लो, आ जाएगा। देखो 4 से 8 गए, 2 बचा, 2 से 2 गया, ठीक है। 3 से 6 गया 2 बार, ठीक। और 5 से 5 गया, तो ऊपर वाला सारा सामान कट गया। हाँ, 7 दूनी 14 प्लस 5 से 5 गया, 4 दूनी 8 से 8 गया, 3 से 6 2 बार गया, 7 दूनी 14। अच्छा, ये भी 14 आ गया, तो ये आ गया आपका 2/14 1/7। किताब में देखना है, सवाल आपको मिलेगा। नंबर तो नहीं पता मेरे को, पर ये किताब में मिल जाएगा। बहुत आसानी से मैंने आपको एक बारीकी समझाई किया है, तब ये थोड़ा सा टाइम लिया है, अदरवाइज ये आपका 2 मिनट का सवाल है। तो ऑल्टरनेटिव देखो, ऑल्टरनेटिवली ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसको उतारो, इसको समझो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, वो भी सुपर 8 से कम नहीं है। हाँ तो बच्चा पार्टी, ये अपन का एक और आंसर आता होगा क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया है, सुपर इंपोर्टेंट है, कई बार आ चुका है बोर्ड्स में, ठीक है, कई बार आया हुआ है, कंपटीशन में भी इसकी वैरायटी आती है, ठीक है। Probability of solving a specific problem independently by A and B is 1/2 and 1/3 respectively. कोई एक प्रॉब्लम है, जैसे कि मैथ्स का प्रॉब्लम ले लो, कोई एक प्रॉब्लम है, उसको 2 लोग सॉल्व करने में लगे हुए हैं, ए और बी। एक इवेंट ए है, एक बी है। ए उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, और बी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है। If both try to solve the problem independently, ए को बी से कोई मतलब नहीं है, बी को ए से कोई मतलब नहीं है, दोनों अलग अलग देशों में अलग अलग काम कर रहे हैं, then find the probability that। तो आप लोगों को क्या क्वेश्चन है? प्रॉब्लम इज सॉल्व, और दूसरा है एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज सॉल्व द प्रॉब्लम। ये तो है कि भैया प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, भले ही कोई करे, दोनों करें, मेरे कोई लेन देना नहीं। और दूसरा है कि भैया प्रॉब्लम कोई एक ही सॉल्व करे। तो देखो, प्रॉब्लम के सॉल्व होने की, मैं हूं और आप हैं, मैं ए हूं आप बी हैं,
और तीसरा कोई मास्टर है, उसको कोई लेना देना नहीं है हमें, तो भैया वो कह रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्व करके दे दो, है ना। देखो एक एक ए ये है, ये अपना अर्जुन हो गया, है ना, ए ये है और एक बी ये है, ये राज हो गया, ठीक है ना, ये राज है और ये प्रॉब्लम, 12th प्रॉब्लम है, चलो इसने इसको किया, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2, इसने इसको किया, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3, ए नहीं कर पाया, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, पी ए बार कितना है, पी ए बार का मतलब 1 - 1/2 यानी कि 1/2, और बी नहीं कर पाया 1 - 1/3 यानी कि 2/3, ये भी पता होना जरूरी है। अब मैंने कहा कि भाई चाहे अर्जुन करे चाहे राज करे, मेरे को मतलब नहीं है, मैंने आंख बंद कर ली है, ये बता दो प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं हुई। तो क्या क्या कंडीशन है, ए प्रॉब्लम सॉल्व कर ले, बी नहीं कर पाए, या बी कर ले, ए नहीं कर पाए, या ए भी कर ले और बी भी कर ले, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना। भाई मेरे को क्या मतलब है, या तो ए कर ले बी नहीं कर पाए, या बी कर ले ए नहीं कर पाए, या दोनों कर ले, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई नहीं। तो देखो इसको लिखेंगे कैसे, प्रॉब्लम सॉल्व बाय ए, ये प्रोबेबिलिटी है बट ये गिवन है कि प्रॉब्लम सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी को अपन पी ए बोले वो 1/2 है। या अब इसमें अपन को ये भी लिखना पड़ेगा कि ए ने किया बट बी नहीं कर पाया, इसको अपन क्या पढ़ेंगे कि भैया प्रॉब्लम सॉल्व बाय ए बट नॉट बाय बी, प्लस प्रॉब्लम सॉल्व बाय बी बट नॉट बाय ए, ओ सॉरी, प्रॉब्लम सॉल्व बाय बी बट नॉट बाय ए। इसका क्या मतलब है, ए ने कर लिया बी नहीं कर पाया, इसका क्या मतलब है, बी ने कर लिया ए नहीं कर पाया, और लास्ट चीज के भैया ए भी कर ले और बी भी कर ले, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ए भी कर ले और बी भी कर ले। क्या सहमत हो मेरी इस बात से, क्या है पहले का सॉल्यूशन है प्रॉब्लम में सॉल्व। प्रॉब्लम सॉल्व कब होगी, जब ए करे बी नहीं कर पाए, वो ये रहा, जब बी करे ए नहीं कर पाए, वो ये रहा, और ये जब ए भी कर ले और बी भी कर ले, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, पी ए मल्टीप्लाई बाई पी बी बार, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, पी बी मल्टीप्लाई बाई पी ए बार, प्लस इसको कैसे लिखेंगे, पी ए मल्टीप्लाई बाई पी बी। इसको इसकी वैल्यू बताओ 1/2, इसकी वैल्यू कितनी 2/3, पहले निकाल के रख लिया अपन ने, है ना, पहले निकाल के रख लिया, नहीं तो यहाँ पे निकाल लेना, एक ही बात है। इसकी प्रोबेबिलिटी 2/3, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, ये रही 1/2, ठीक है, प्लस पी ए कितना, पी ए का है हाँ 1/2, और ये भी कितना 1/3, है ना। देखो 2 से 2 का नहीं, एक काम को काटो मत, ये 2/6 प्लस ये भी 2/6 प्लस ये 1/6, तो 5/6, सही है, कोई गड़बड़ तो नहीं करती मैंने, 2/6 पी बी, हाँ पी ए, सही तो है, हाँ कोई दिक्कत नहीं। तो पी बी कितना है अपन का, यार यहाँ पर मैंने 2/3 लिखा ना, तो 1/3 है, सॉरी, पी बी है ना यहाँ पे, हाँ पी बी 1/3 है, सही 1/3, तो 2 और 1 3 और 1 4, 4/6 यानी कि 2/3 आंसर। प्रॉब्लम सॉल्व होने की कंडीशन है 2/3, ठीक है, ये हो गया, इसको मिटाओ, ये फर्स्ट पार्ट था। अब अपन इसका करेंगे सेकंड पार्ट कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज सॉल्व द प्रॉब्लम। अब इसमें क्या होगा कि भाई या तो ए करे बी नहीं कर पाए, या तो ए करे बी नहीं कर पाए, या बी करे और ए नहीं कर पाए, सिंपल, बी कर दे ए नहीं कर पाए, या ए कर दे और बी नहीं कर पाए, वो वाली कंडीशन इसमें नहीं लगेगी कि दोनों कर दे। तो एग्जैक्टली कोई एक ही कर रहा है, देख लो, तो ये अपन का वही सॉल्व कर चुके हैं, ये तो अपन हो गया, बस प्लस पी ए पी बी बार, ये पी बी कितना था 2/3, ये कितना था 1/2, ये 1/2
ये 2 ये है, क्यों गलत लिखता हूँ यार, 1/3, तो 1/6 प्लस 2/6 3/6 1/2 आंसर। गर्मी देख रहे हो, शर्ट देख रहे हो, पसीने देख रहे हो, मेहनत कर लो, तुम्हारे चक्कर में ही लगा पड़ा। तो भैया मैंने आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के केस में इंडिपेंडेंट इवेंट और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी बता दी है। तो 16.2 करना चालू कर दें, दबा के क्वेश्चन करें, पहले एग्जांपल करें फिर क्वेश्चन करें, कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में लिख दें। बाकी मैं अब आपकी इसका नेक्स्ट वीडियो भी डालूंगा 1-2 दिन बाद, तब तक आप लोग क्वेश्चन करो, प्रैक्टिस करो, नहीं आया तो दोबारा करो, इन क्वेश्चन को देखो मैंने कैसे इंडिपेंडेंट इवेंट पहचाने हैं। इतना मुश्किल नहीं है, फिर भी किसी क्वेश्चन में अटकते तो मुझको बताइएगा। और मैं जूम पे भी क्लास लेता हूँ अब आप लोगों की 1-2 दिन में, जिसमें मैं आपको डाउट क्लास बता दूंगा। किसी भी और अदर स्टूडेंट को जूम पे ऐड होना हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दे देना मेरे को, मैं आप लोगों को भी ऐड कर लूंगा। तो ये था मेरी तरफ से लेक्चर नंबर 3 प्रोबेबिलिटी का, जिसमें अपन ने इंडिपेंडेंट इवेंट और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पढ़ी थी। आप लोग फटाफट लग जाओ, फटाफट क्वेश्चन करो, डिले मत करो यार, बोर्ड के एग्जाम वही मार्च में होने हैं, सिलेबस उतना ही है, टाइम निकलता जा रहा है, इंतजार किस चीज का कर रहे हो, फटाफट करो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बाय बाय।